भारत, इंडिया और हिंदुस्तान, ये तीन नाम जब लिए जाते हैं हम सबके दिमाग में एक तस्वीर उपजती है। तस्वीर जो एक नक्शे, एक झंडे और कुछ प्रतीकों से मिलकर बनती है। कमाल की बात यह है कि इस तस्वीर का एक नाम भी है जो तस्वीर का ही हिस्सा है। अब नाम हटा दिया जाए तो तस्वीर बदल जाएगी। तर्क के लिए आप कह सकते हैं पानी को आग कह दिया जाए तो पानी का नेचर नहीं बदलता, इसलिए नाम से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ता है। आपको किसी और नाम से बुलाया जाए तो आपको अपना नाम वो लगेगा नहीं। हालांकि इसका ये भी मतलब नहीं कि एक वस्तु, जीव या इकाई के एक से ज़्यादा नाम नहीं हो सकते। आप रमेश भी हो सकते हैं और चिंटू भी हो सकते हैं और सोना बेबी तो हो ही सकते हैं। तो इसी बात से अपन चलते हैं अपने आज के सवाल पर। क्या एक देश के एक से ज़्यादा नाम हो सकते हैं? क्या एक नाम दूसरे से ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है? इन्हीं सब सवालों की छाया में आज बात करेंगे इस देश के नामों की। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानी से जुड़ा हमारा कार्यक्रम तारीख। जिस देश को हम इंडिया, भारत या हिंदुस्तान कहते हैं, समय और काल में उससे और कई नामों से जाना गया है। मसलन अशोक के शिलालेखों में जम्बू द्वीप नाम का जिक्र मिलता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में भी जम्बू द्वीप का उल्लेख मिलता है। जम्बू द्वीप, हालांकि जम्बू द्वीप का संबंध पूरे महाद्वीप से था, यह एक खास देश से ये पक्का नहीं कहा जा सकता। इस महाद्वीप में काले जामुनों की बहुतायत थी, शायद इसी कारण इसे जम्बू द्वीप कहा जाता था। ये एक मत है, अनेक मत हो सकते हैं। नाम और भी थे। तिब्बत के लोग इसे ग्यागर और फाग्युल कहकर बुलाते थे। वहीं चीन के लोग अलग अलग समय में इसे तियानजू और जुआनदू और येंदू नाम से बुलाते रहे। इसके अलावा आर्यों के कारण इसे आर्यावर्त का नाम तो मिला ही। हालांकि जो नाम सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता था, खासकर यहाँ रहने वालों लोगों द्वारा, वो था भारत। अब ये नाम कैसे पड़ा, इसको लेकर कई अलग अलग मत हैं। मसलन सबसे फेमस कहानी है राजा भरत की, जिनका जिक्र महाभारत के आदि पर्व में आपको मिलेगा। कहानी यूं है कि महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की एक बेटी हुई। इनका नाम था शकुंतला। शकुंतला और हस्तिनापुर के महाराज दुष्यंत का गंधर्व विवाह हुआ। उनकी एक संतान हुई भरत, जो आगे जाकर हस्तिनापुर के महाराज हुए। इन्हीं भरत ने एक विशाल भूखंड पर लंबे समय तक राज किया और उन्हीं के नाम पर उनके राज्य का नाम पड़ गया भारतवर्ष। इसके अलावा भारत नाम का जिक्र हिंदुओं के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी मिलता है। एकदम ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऋग्वेद के बारे में माना जाता है कि इसकी रचना ईसा से 1500 से 1200 साल पहले हुई थी। ये हड़प्पा संस्कृति के अंत और वैदिक काल के शुरुआत का समय था। इतिहासकार रणबीर चक्रवर्ती अपनी किताब एक्सप्लोरिंग अर्ली इंडिया में लिखते हैं, ऋग्वेद में करीब 300 कबीलों का जिक्र आता है। इनमें प्रमुख थे पुरु, यदु, अनु, द्रुह्यु और तुर्वासा। इनके अलावा एक और कबीला था जिन्हें भारत कहते थे। इस कबीले के लीडर या राजा का नाम था सुदास। ऋग्वेद में एक लड़ाई का भी जिक्र है जिसे दाशराग्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध इस नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई का स्थान रावी नदी के किनारे था। युद्ध में एक तरफ राजा सुदास थे और दूसरी तरफ 10 कबीले। जीत राजा सुदास की हुई, जिसके बाद सिंधु नदी के आसपास एक बड़े भूभाग पर भारत कबीले का अधिकार हुआ। यह भी मत है कि यही भारत कबीला आगे गंगा के तटों तक गया और इसमें कई सारे कबीलों का मिश्रण होता गया, जो आगे जाकर कुरु कहलाए। चूंकि भारतवंशी सबसे ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए उनका राज्य भारत कहलाया। वेदों के अलावा कई पुराणों में भी भारत नाम का जिक्र है। मसलन विष्णु पुराण का एक श्लोक कहता है, समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं। इस श्लोक की खास बात यह है कि यह भारत नाम को एक सीमा से जोड़ता दिखाई देता है। दरअसल वैदिक काल यानी ईसा पूर्व 1500 से 1000 साल पहले भारतीय महाद्वीप की सभ्यता सिंधु नदी के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। वैदिक काल के अंतिम दिनों में लोगों ने गंगा के तटों की ओर रुख किया, सिंधु से गंगा। पुरातत्वविदों को खुदाई में जो अवशेष मिले हैं वो इस समय का बहुत सीमित ब्यौरा दे पाते हैं, इसलिए इस काल में जिसे भारत कहा गया, उस देश या इकाई का सीमा विस्तार कितना था, कहाँ तक था, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। पुरातत्वविद बीबी लाल इस विषय में लिखते हैं, ये ऐसा है जैसे आप किसी जानवर की पूंछ देखकर उसके बाकी शरीर का पता लगाने की कोशिश कर रहे हो। भारत के बाद अब बाकी 2 नामों पर आते हैं, हिंदुस्तान और इंडिया। इन दोनों नामों का आपस में गहरा रिश्ता है क्योंकि दोनों नामों के मूल में एक ही नाम है, सिंधु। सिंधु नदी का नाम है जिसके आसपास सभ्यता का विकास शुरू हुआ। सिंधु से ही हिंदू शब्द बना। कैसे? देखिए,
ईसा से कुछ 528 साल पहले ईरान, जिसे तब फारस कहा जाता था, वहां डेरियस नाम के राजा का शासन था। डेरियस के लिखे कुछ शिलालेखों में हिंदू शब्द का जिक्र है। इन शिलालेखों के अनुसार डेरियस ने अपना राज्य सिंधु की तलहटी तक फैला लिया था और इसी इलाके को वो हिंदू कहा करता था। दरअसल फारसी भाषा में स का उच्चारण नहीं होता था, इसलिए सिंधु बन गया हिंदू। ऐसे ही कुछ और शब्दों में भी अंतर आया, मसलन सप्ताह बन गया हफ्ता। बहरहाल पर्शिया में ही हिंदू के साथ स्थान जोड़कर उसे हिंदुस्तान बना दिया गया, कुछ उसी तरह जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान आदि देशों के नाम बने। लंबे समय तक हिंदू शब्द धार्मिक नहीं बल्कि भौगोलिक पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता। धर्म नहीं, इलाका। आम मान्यता है कि उत्तर की तरफ से आए आक्रमणकारियों ने दूसरे धर्म के लोगों को हिंदुस्तानी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि धर्म अलग था, बहुत सारे मुस्लिम्स थे उनमें। लेकिन यह भी सच नहीं है पूरी तरह से। पहला तो जैसे बताया गया, हिंदुस्तानी नाम फारस से आया था इस्लाम की स्थापना से बहुत पहले, तो मुस्लिम आक्रांता वाली जो बात है वो सही नहीं है। दूसरा, जिन मुस्लिम राजाओं ने उत्तर भारत पर हमला किया भी, वो यहाँ के दूसरे मुस्लिम शासकों के लिए हिंदुस्तानी शब्द का इस्तेमाल करते रहे। मसलन बाबरनामा में बाबर ने लिखा है, सरहिंद के पास एक हिंदुस्तानी आया और उसने मुझे बताया कि वो सुल्तान इब्राहिम लोदी का दूत है। ऐसे ही खानवा में जब बाबर और राणा सांगा की लड़ाई हुई, कई मुस्लिम सरदारों ने बाबर का साथ छोड़ दिया। इस पर बाबर ने लिखा, हैबत खान संभल चला गया, हिंदुस्तानी साथ छोड़कर जाने लगे हैं। मुगल काल में हिंदुस्तान नाम का प्रचलन काफ़ी बढ़ा, लेकिन बहुत उत्तर भारत के लिए शब्द का इस्तेमाल होता था, जबकि विंध्याचल के नीचे के इलाके को दक्कन कहकर पुकारते थे। दक्कन, ये बात कई मुगल दस्तावेजों में दिखाई भी देती है, फिर चाहे वो अकबर के हों या औरंगजेब के। सब खुद को हिंदुस्तान का बादशाह मानते थे, लेकिन साथ ही चाहते थे कि दक्कन भी पूरी तरह उनके कब्जे में आए, इसलिए बहुत लंबे कैंपेन चले। हिंदुस्तान शब्द का एक और महत्व यह है कि हिंदू राष्ट्रवाद के प्रमुख विचारक विनायक दामोदर सावरकर भारत नाम के बजाय हिंदुस्तान को प्राथमिकता देते दिखाई देते हैं। सावरकर के अनुसार हिंदू और हिंदुस्तान सिंधु नदी और सिंधु यानी सागर के बीच रहने वाले लोगों को सबसे बेहतर डिस्क्राइब करते हैं। सावरकर लिख रहे हैं, सिंधु नाम आर्यों ने दिया, लेकिन हो सकता है स्थानीय कबीले इससे मिलते जुलते नाम का इस्तेमाल करते रहे हों और यही नाम आर्यों ने इस्तेमाल कर लिया हो। हमने इस विषय को और बेहतर समझने के लिए अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर सलिल मिश्र से बात की। सुनिए वो क्या कहते हैं। भारत देश बहुत पुराना है, इसका कॉन्टिन्यूड हिस्ट्री काफी पुरानी है और ये जो पुराना इतिहास है ये आइसोलेशन या अलग थलग रहने का नहीं है, ये लगातार डायलॉग एनकाउंटर्स का है। तो बहुत सारे लोग जो बाहर से आए हैं उन्होंने नाम शुरू में बाहर के लोग देते हैं, तो इंडिया जो है वो ग्रीक यूनानी रूट है, उसका यूनानी ओरिजिन का है। तो ये सबसे पहले हमारा जो ग्रीक्स के साथ संपर्क हुआ तब ये नाम बना, इंडस से इंडिक, इंडिया और इंडिक जो शब्द बने। इसके बाद में बीच में और तमाम शब्द आए, आर्यावर्त शब्द आया और जम्बू द्वीप अशोक के अंडर में। तो जम्बू द्वीप का एक इकोलॉजिकल, एक पर्यावरण का आधार है कि वो जगह जहां पर कि जामुन के पेड़ लगते हैं, जम्बू द्वीप। मिडीवल मध्यकाल में हिंदुस्तान मध्य देश वाले सेंस में आया, जिसमें कि दक्कन को छोड़ के और बिल्कुल नॉर्थ को छोड़ के जो बड़ा देश का हिस्सा था, ईस्ट वेस्ट सेंटर, उसके लिए हिंदुस्तान आया। तो अलग अलग समय में हमारे लिए ये 4-5 शब्द इस्तेमाल हुए हैं, इंडिया, आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, भारतवर्ष भी पुराना है और हिंदुस्तान। तो 5 तो ये कम से कम हैं ही शब्द। इसमें इंडिया ग्रीक ओरिजिन की वजह से काफी पुराना है। मैं उसके अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका ग्रीक यूनानी आधार है इस शब्द का, तो वो सबसे पुराना है। डॉक्टर सलिल जो इंडिया नाम के बारे में बता रहे हैं वो अंग्रेजों ने नहीं दिया, लेकिन ये सच है कि अंग्रेजों के बाद ही इसका प्रचलन तेज हुआ। अंग्रेज यहाँ की भाषा को हिंदुस्तानी कहते थे, लेकिन भारत या हिंदुस्तान के बजाय उन्होंने इंडिया शब्द का इस्तेमाल ज्यादा किया और यही नाम दस्तावेजों और नक्शों पर भी लिखा। इंडिया नाम कहाँ से आया अब ये जानते हैं। पर्शिया में हिंदू शब्द कैसे पहुंचा ये हमने देखा। मुसलमानों से पहले ईसा से कुछ 450 साल पहले पर्शिया और ग्रीस के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी। कुछ वक्त तक पर्शिया ने ग्रीस पर शासन किया। इसके 150 साल बाद सिकंदर के वक्त में ग्रीस ने पर्शिया पर हमला किया। वो सिंधु नदी के किनारे तक आया भी। पर्शिया के कारण ग्रीस ने सिंधु नदी के पार का इलाका हिंद जाना। ग्रीक भाषा में ह की ध्वनि साइलेंट होती थी, इसलिए उनके लिए यह नाम बन गया
इंड। यही जाकर इंड, इंडस, इंडिया, इंडिका और इंडिया बना। लैटिन भाषा में यही नाम प्रचलित हुआ और बाकी यूरोपियन भाषाओं में भी भारत के लिए इंडिया का इस्तेमाल हुआ या इससे मिलते जुलते शब्दों का इंड हर जगह आया। यानी ये ग्रीक्स थे जिन्होंने भारत को इंडिया नाम दिया। बाकायदा ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की एक किताब भी लिखी थी जिसमें उसने मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया। इसके अलावा इंडिया का जिक्र ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने भी किया है। बाकायदा हेरोडोटस ने तो बातें मिर्च मसाला लगाकर लिखी हैं। मसलन उसने लिखा है कि इंडिया में सोना ढूंढने वाली चींटियां हुआ करती थी जो लोमड़ी से बड़े आकार की होती थी और जमीन के अंदर से सोना निकाल कर ले आती थी। इसके अलावा रोम का भी भारत से व्यापार का रिश्ता था। रोमन लेखक प्लिनी ने इंडिया के बारे में लिखा, ये वो जगह है जहां सारी दुनिया का सोना इकट्ठा होने के लिए जाता है। ग्रीस और रोम के बाद अब देखिए कि मॉडर्न यूरोप के लोगों के बीच इंडिया का नाम कैसे प्रचलित होता है। आपने नोटिस किया होगा यूरोप की जितनी ट्रेडिंग कंपनीज भारत आई हों, फिर चाहे वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो या डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, इन सभी के नाम में ईस्ट इंडिया लगा होता था बजाय सिर्फ इंडिया के। ऐसा क्यों? ये सब हुआ क्रिस्टोफर कोलंबस की वजह से। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, खोजा तो क्या, बस पहुंचा था वहां, लेकिन समझा कि उसने इंडिया को ढूंढा है। इसी कारण अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहकर बुलाया गया। कोलंबस सबसे पहले कैरेबियन सागर में बने एक द्वीप पर उतरा। उसने इसे नाम दे दिया इंडीज। बाद में जब यूरोप वासियों को कोलंबस की गलती का एहसास हुआ, उन्होंने इंडीज का नाम बदलकर वेस्ट इंडीज कर दिया और इस तरह भारत जो सिर्फ इंडिया होना चाहिए था, ईस्ट इंडीज के नाम से जाना गया। उसके बाद जितनी भी ट्रेडिंग कंपनीज भारत आई, सबने अपने नाम में इंडिया के साथ साथ ईस्ट भी लगाया कि किसकी बात हो रही है। इंडिया नाम अंग्रेजों के समय तक आधिकारिक नाम के रूप में इस्तेमाल होता रहा। एक बात नोट करने लायक है कि श्रीलंका, म्यांमार जैसे देशों ने अपने कॉलोनियल नाम त्यागे, लेकिन आज़ादी के बाद भी भारत इंडिया नाम का संवैधानिक इस्तेमाल करता रहा। बाकायदा इस बात को लेकर खूब हंगामा हुआ क्योंकि आज़ादी से पहले भारत पाकिस्तान को मिलाकर इंडिया कहा जाता था। अब पाकिस्तान ने तो नया नाम चुना, लिहाजा इंडिया नाम से उनका किनारा हो गया। जिन्ना को लगा कि इंडिया नाम किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इंडिया को अभी भी इंडिया ही कहा जाएगा, वो बड़े नाराज हुए। सितंबर 1947 में बंटवारे के 8 हफ्ते बाद जिन्ना ने लुई माउंटबैटन को खत लेकर ऐतराज़ भी जताया। भारत में नए संविधान बनाए जाने की तब प्रक्रिया चल रही थी, इसलिए बात माउंटबैटन के अधिकार से बाहर थी। ये अब संविधान को चुनना था कि वो इंडिया नाम रखें या न रखें। नाम की बात भारतीय संविधान के पहले ही आर्टिकल में की गई है, आर्टिकल 1। वहां लिखा है इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। ये पहला आर्टिकल है, लेकिन अचरज होगा ये जानकर कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, इस टॉपिक पर बहस 17 सितंबर 1949 को हुई। आखिरी ड्राफ्ट पेश होने के महज 2 महीने पहले। एक और कमाल की बात यह थी कि ओरिजिनल ड्राफ्ट में भारत नाम का कहीं जिक्र नहीं था, लेकिन फिर आखिरी समय में भारत शब्द जोड़ा गया। कैथरीन क्लेमेंटीन ओझा ने ओपन एडिशन जर्नल में छपे एक रिसर्च पेपर में संविधान सभा में हुई बहस का ब्यौरा दिया है। ओझा लिख रही हैं, उस रोज सभा खत्म होने में आधे घंटे का समय बचा था और डॉक्टर आम्बेडकर चाहते थे कि नया आर्टिकल 1 जो उसमें बदलाव हुआ वो उसी दिन स्वीकार कर लिया जाए, पास हो जाए मोशन। लेकिन संविधान सभा के बाकी कई सदस्यों का मानना था कि इस मुद्दे पर बहस के लिए अगले दिन का पूरा समय लिया जाए। अगले दिन बोलने वालों में सेंट्रल प्रोविंस के सेठ गोविंद दास, यूनाइटेड प्रोविंसेस के कमलापति त्रिपाठी, श्री राम सहाय, हरगोविंद पंत और फॉरवर्ड ब्लॉक के हरिविष्णु कामत प्रमुख थे। कामत ने सबसे पहले बोलना शुरू किया और उनका प्रस्ताव था इंडिया जो कि भारत है के बदले होना चाहिए भारत, जो अंग्रेजी भाषा में इंडिया भी कहलाता है। सेठ गोविंद दास का प्रस्ताव था भारत जो विदेशों में इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगले नंबर पर कमलापति त्रिपाठी बोले। कांग्रेस के नेता जो आगे जाकर यूपी के सीएम भी हुए, उन्होंने कहा इंडिया जो कि भारत है के बदले भारत जो कि इंडिया है होना चाहिए। इन सभी लोगों ने क्रम में बदलाव का प्रस्ताव दिया और अपने तर्क भी दिए। तर्क कमोबेश इतिहास से जुड़े थे जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन किसी ने भी इंडिया नाम हटाने की बात नहीं कही सिवाय हरगोविंद पंत के। पंत चाहते थे कि भारत का नाम भारतवर्ष हो और कुछ नहीं। इस मुद्दे पर बिहार से संविधान सभा के सदस्य मोहम्मद ताहिर का बयान भी काबिल गौर है। संविधान का आखिरी ड्राफ्ट पास होने से 2 दिन पहले 24 नवंबर को मोहम्मद ताहिर डॉक्टर आम्बेडकर पर भड़क गए थे। उन्होंने कहा डॉक्टर आम्बेडकर से अगर कोई उनके जन्म स्थान के बारे में पूछे तो उन्हें कहना पड़ेगा मैं इंडिया से हूं जो कि भारत है। क्या सुंदर उत्तर है। बहरहाल इस पूरी बहस का नतीजा ये निकला कि संविधान सभा में सभी संशोधनों पर वोटिंग हुई, लेकिन अंत में सभी अस्वीकार कर दिए गए। इंडिया जो कि भारत है उसी रूप में स्वीकार
कर लिया गया। यहाँ सवाल उठना लाजमी है कि संविधान सभा ने इंडिया नाम रहने क्यों दिया। इस बारे में डॉक्टर मिश्र ने हमें जो बताया वो सुनिए। जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था उसकी एक खास विशेषता ये थी कि 20वीं सदी के शुरू से ही एक उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी थी। आमतौर पे जो कॉलोनियल जो औपनिवेशिक समाज होते हैं वो जब तक स्वतंत्र नहीं हो जाते हैं वो अपनी कोई विदेश नीति उनकी नहीं होती है। लेकिन अगर आप कांग्रेस के प्रस्ताव रेजोल्यूशन देखेंगे तो 20वीं सदी के शुरू से उनकी एक फॉरेन पॉलिसी थी जो कि ब्रिटिश सरकार की फॉरेन पॉलिसी से काफी अलग थी, चाहे वो ऑटोमन एम्पायर के मसले पे हो चाहे रूस के मसले पे हो। तो ये हमें था कि हमारी एक दुनिया, हमारा राष्ट्रवाद भी तो था वो बहुत ही अंतरराष्ट्रीय तरह का था। ये नहीं था कि हमें दुनिया से अलग थलग, हमें दुनिया से कट के रहना है, लेकिन हमें दुनिया से जुड़ के रहना है, दुनिया के साथ संवाद बनाना है, दुनिया के साथ एक वार्तालाप करना है। तो उस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पे और ग्लोबली जो है वो इंडिया शब्द ज्यादा, जाहिर सी बात है कि यूरोप में और देशों में इंडिया शब्द ज्यादा पॉपुलर था, इसलिए इंडिया शब्द को रखा गया। लेकिन बाकी भी रहे, भारत भी रहा, हिंदुस्तान भी रहा, बाकी भी रहे। डॉक्टर मिश्र ने जो कारण बताए, इनके अलावा इंडिया नाम बने रहने के और भी कारण हो सकते हैं। फिलहाल वस्तुस्थिति ये है कि संविधान निर्माताओं ने अपने विवेक से जो भी निर्णय लिया वो लागू हुआ। इस निर्णय को कई लोग सही या गलत ठहरा सकते हैं और वक्त वक्त पर ऐसा किया भी गया। साल 2004 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पूर्व सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने एक प्रस्ताव पेश किया था। इसमें कहा गया कि संविधान में अमेंडमेंट कर इंडिया दैट इज भारत के बदले भारत दैट इज इंडिया किया जाना चाहिए। सदन में प्रस्ताव पारित भी हुआ। इसके अलावा साल 2020 में इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में एक PIL भी दाखिल हुई थी, जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि संविधान में दोनों नामों को जगह मिली हुई है। आगे भविष्य में क्या होगा देखना होगा जो भी इतिहास का हिस्सा तो बनेगा ही, और तब हम फिर इस विषय को आपके सामने लाएंगे और बेहतर कोशिश के साथ लाएंगे। तब तक के लिए देखिए तारीख और गाइए नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, आवाज़ ही पहचान है, आवाज़ जो बुलंद रहे। तारीख का ये शानदार एपिसोड कमल ने लिखा था और बड़ी मेहनत के साथ जतिन ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए द ललन टॉप।